दोस्तों यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना वैसे तो अपने आप में एक बहुत प्राउड फीलिंग है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है। लेकिन जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो हमारे पास सोशल प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, और ऐसे पॉइंट पर हमें ध्यान आता है कि भाई काश हमारे पास एक अच्छा प्लान भी होता जिसको हम यूपीएससी की प्रिपरेशन से टारगेट कर पाते। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक प्लान भी को डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ट्रायल पैक में एनरोल कर सकते हैं। ये ट्रायल पैक सिर्फ ₹1 का है और ये आप लोगों को एग्जाम की ना सिर्फ गाइडेंस दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को डेमो वीडियोस भी दे रहा है जिनके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अपने मेन कोर्स में किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर किया है। दोस्तों अगर आप इस डेमो कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो है प्लान बी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। और जैसा कि आपको दिख भी गया होगा कि हम एपीएफसी और ईओ को डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे एक अच्छे प्लान भी हो सकते हैं फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। तो लेकिन उस चीज को डिस्कस करने से पहले हम ये जरूर डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई किस बेसिस पर हम प्लान बी चूज करते हैं। क्या कोई तरीके हैं, क्या कोई पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमें प्लान बी चूज करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जब भी आप अपना प्लान बी चूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि भाई सिलेबस ओवरलैपिंग कितना है बिटवीन प्लान ए एंड प्लान बी। और आप रैंडमली प्लान बी चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका प्लान बी गेट एग्जाम कैट एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में दोनों के बीच में सिलेबस ओवरलैपिंग बहुत कम है। दे आर पोल्स अपार्ट एग्जामिनेशन, एक सिनर्जी में नहीं है दोनों एग्जाम। मतलब जब आप एक एग्जाम की तैयारी करो तो आपसे ऑटोमेटिकली दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपका प्लान बी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि प्लान ए की प्रिपरेशन में से ही निकले, मतलब आपको कोई डिफरेंट प्रिपरेशन ना करनी पड़े। तो सिलेबस ओवरलैपिंग बिटवीन प्लान ए एंड प्लान बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप प्लान बी चूज करते हो। एटलीस्ट 60% सिलेबस आप लोगों का ओवरलैप होना चाहिए प्लान ए और प्लान बी के बीच में, तब जाकर आपका प्लान बी एक अच्छा प्लान बी माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि भाई अगर आप आईएएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप आईपीएस नहीं बन पा रहे हो, तो उस केस में आपके पास एक ऐसा प्लान भी हो जो आपके एक अच्छी सोशल स्टेटस की पोजीशन प्रोवाइड करे। मतलब भले ही आप लोगों को ये ना कह पाओ कि भाई मैं आईएएस बना, आईपीएस बना, लेकिन आप कम से कम ये तो कह पाओ कि मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गया, मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन गया, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। ऐसा आपका जो है ओहदा होना चाहिए, तभी जाकर आप वो सोशल स्टेटस बरकरार रख पाओगे जो आप आईएएस बन के बरकरार रखना चाहते हो। भले ही उस लेवल तक आप ना पहुंच पाओ, लेकिन कम से कम एक ऐसा लेवल तो मिल जाएगा जिसको समाज इज्जत देगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि भाई उस जॉब को क्वालिफाई करके, उस प्लान बी को क्वालिफाई करके आपके सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस ठीक ठाक हो। मतलब भले ही आप आईएएस वाली जो सैलरी है वो ना ले पा रहे हो, बट एटलीस्ट इतनी सैलरी तो मिल रही हो कि जो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करके जो है चला सकें। लगभग 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 आपके हाथ में आ रहा हो, प्लस आपको पोस्टिंग्स अच्छी मिले, ट्रांसफर अच्छी मिले, ऐसी आपकी प्लान बी की जॉब होनी चाहिए। तो चौथा पैरामीटर क्या होता है कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर हो। आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहे हो भाई पब्लिक सर्विस का जो है मौका मिलेगा, हमारे पास पावर आएगी, उसको हम पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे। तो आप प्लान बी भी ऐसा चूज करो ना जहां पर आपके पास थोड़ी बहुत पावर आए, जिसको आप लोगों के भले के लिए यूज करो। तो ऐसा आपका प्लान भी होना चाहिए। प्लस जॉब करते हुए मजा आना चाहिए, मतलब आपको फीलिंग आए कि हाँ यार ये जॉब अच्छी है। मतलब भले ही मुझे आईएएस आईपीएस अपना कोर ड्रीम नहीं मिला, लेकिन ये जॉब भी बेकार नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड हियर, और ये जो पोजीशन है, ये जो पावर है, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूं। प्लस आपको उस जॉब में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होता है रेगुलरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म इन कंडक्टिंग द एग्जाम। मतलब वो एग्जाम रेगुलर मैनर में कंडक्ट हो रहा हो, वो एग्जाम प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट हो रहा हो। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पर अपने लिए प्लान भी चूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के बाद जो प्लान भी चूज करते हैं वो होता है स्टेट पीसीएस एग्जाम। एक बहुत ही नेचुरल चॉइस है, क्योंकि स्टेट पीसीएस से आप लोगों का मोर देन 80% सिलेबस ओवरलैप करता है, और वहां पर भी आपको जो जॉब मिलने वाली है स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके, वो काफी अच्छी पावर वाली, काफी अच्छी रिस्पेक्ट वाली जॉब है। सिमिलरली दोस्तों देयर आर 2 अदर जॉब्स जो कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से ही जो है क्वालिफाई करने का मौका मिल सकता है। वो है एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर एग्जाम की पोस्ट। दोनों जॉब है वो ईपीएफओ में है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर वो आता है। और दोस्तों ये जो एपीएफसी है लेवल 10 पोस्ट है, ठीक है, अच्छी खासी सोशल प्रोफाइल आपकी होने वाली है, क्लास ए पोस्ट है। और ईओ क्लास बी पोस्ट है, लेवल 8 पोस्ट है। तो यहां पर अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारा ओवरलैप देखने को मिलेगा सिलेबस के टुवर्ड्स फॉर बिटवीन एपीएफसी एंड यूपीएससी एग्जाम। कैसे? देखिए जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब यूपीएससी का सिलेबस में ये कहता हूं हमेशा कि सबसे बड़ा सिलेबस है। आप प्रीलिम्स में लगभग 8 कंपोनेंट प्रिपेयर करते हो, आप मेंस के लिए फिर एडिशनल 7-8 कंपोनेंट और प्रिपेयर करते हो। तो आप बहुत बड़ा एक जो है सिलेबस का सेट प्रिपेयर करते हो जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो। तो दोस्तों जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, वहां पर गवर्नेंस पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, जनरल साइंस पढ़ रहे हो,
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ रहे हो, मेंटल एबिलिटी फॉर सीसेट पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन आधार योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आप पढ़ रहे हो जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का पार्ट है। दोस्तों जितने भी टॉपिक आप यहां पर ये देख रहे हो ब्लू कलर वाले, ये ओवरलैपिंग है बिटवीन द एपीएफसी एंड यूपीएससी एग्जाम। मतलब जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो वो पॉलिटी सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, वो पॉलिटी आपकी एपीएफसी में भी एज सच काम आएगी, आपको कोई डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपने ध्यान क्या देना है कि एक सिंगल प्रिपरेशन से आप 2 एग्जाम या फिर 3 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। देखिए एपीएफसी की प्रिपरेशन से ऑटोमेटिकली ईओ की प्रिपरेशन हो जाती है, तो यहां पर आप 3 एग्जाम मत काउंट करिएगा, आप सिर्फ एपीएफसी काउंट करिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए आप ऑटोमेटिकली एपीएफसी के लिए रेडी हो जाते हो इन कंपोनेंट्स के लिए। तो दोस्तों आपको कोई एडिशनल प्रिपरेशन यहां पर नहीं करनी है। आप मॉडर्न हिस्ट्री की जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हो बाय राजीव अहीर, तो सेम मॉडर्न की जो स्पेक्ट्रम है वो आपको यहां पर भी हेल्प करती है। तो फिर लगभग 70% सिलेबस ऐसा है जो कि कॉमन है बिटवीन यूपीएससी एंड एपीएफसी एग्जाम। तो यहां पर अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप यूपीएससी के साथ इस एग्जाम को भी अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस पूरे वीडियो में कहीं भी आपको यह नहीं बोलने वाला हूं कि यूपीएससी छोड़ के इस एग्जाम की तैयारी करो, नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि भाई यूपीएससी देते हुए उसकी प्रिपरेशन को एक और एग्जाम में यूटिलाइज करो, ताकि आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लो। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एग्जाम में यूपीएससी वाले बच्चों, सीरियस यूपीएससी वाले बच्चों को थोड़ा एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? पहली बात तो एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है? यूपीएससी कर रहा है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है, जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का, फैक्चुअल कंसेप्चुअल, सेम चीजें आपको यूपीएससी प्रीलिम से मैच खाती हुई यहां पर भी दिखेंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी वाला, जो आप यहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप यूपीएससी में कुछ अलग से प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली आपको एपीएफसी में भी थोड़ा बहुत पोर्शन ऐसा है, लगभग 30% जो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे अकाउंट्स, देन स्टेट, सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स, 5 एक्ट हैं, आईआर एंड लेबर लॉ। आईआर वाला पोर्शन काफी ओवरलैप करता है विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन, लेकिन लेबर लॉ आप लोगों को अलग से प्रिपेयर करने पड़ेगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम में, या 40 क्वेश्चन लगा लो, वो ऐसे हैं जो आपको इन सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो आप अगर यूपीएससी वाले हैं तो सिर्फ इस भरोसे भी मत रहिएगा, आपको एडिशनली ये प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों एपीएफसी और ईओ क्यों एक अच्छा प्लान भी हो सकता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि भाई इसका सिलेबस 70% ओवरलैप करता है। इसको क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकते हो, आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो। काफी अच्छा सोशल स्टेटस है इन पर्टिकुलर जॉब्स का। देन दोस्तों आपकी जो सैलरी है, अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपकी सैलरी ऑन ज्वाइनिंग लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहती है। और अगर आप ईओ का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपकी सैलरी जो है वो 85 से लेकर 90K के बीच में रहती है। तो काफी अच्छी सैलरी भी है। अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो आप लोगों को जो 129 ईपीएफओ के सेंटर हैं वहां पर ही पोस्टिंग मिलेगी। जनरली अच्छे सेंटर्स होते हैं वहां पर, कोई विलेज वगैरह में नहीं है, गांव वगैरह में नहीं है सेंटर। दोस्तों अगर मैं चौथे की बात करूं कि यहां पर दोस्तों जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर भी मिलती है। आप पीएफ की कंप्लाइंस चेक कर रहे हैं, आप जो है लोगों के अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, तो लोगों का भला करने का, लोगों से डील करने का मौका आप लोगों को मिलता है। देन दोस्तों ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। एपीएफसी बनने के बाद 5 साल बाद आप आरपीएफसी 1 बन जाते हो, उसके अगले 5 साल बाद आप आरपीएफसी 2 बन जाते हो, तो सॉरी आरपीएफसी 2 फिर आरपीएफसी 1 बन जाते हो। तो आपको हर 5 साल बाद रेगुलर जो है प्रमोशन देखने को मिलती हैं। तो काफी क्वालिटी जॉब है जहां पर आप आके दुखी नहीं होने वाले, आप काफी रिलैक्स फील करने वाले हो। और अगर मैं पास रिजल्ट की बात भी करूं तो दोस्तों एपीएफसी में भी और ईओ में भी एक लार्ज चंक है यूपीएससी वाले बच्चों का जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है। तो आपके लिए भी बहुत नेचुरल ये चॉइस बन जाती है। दोस्तों अब अप्रोच कैसे करना है? देखिए जब भी आप किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं पहले सिलेबस की वेटेज देखते हैं कि भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स की वेटेज क्या है और कितनी वेटेज यूपीएससी के जो प्रिपरेशन है वहां से मैं मैच कर पा रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं डिफरेंट एग्जाम की वेटेज आपको बताऊं तो यहां पे 20 क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, जो कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो अगर न्यूज़पेपर डेली रीड कर रहा है, जिसकी वोकैब अच्छी है, तो उसको काफी एडवांटेज यहां पर मिलता है। क्वांट एंड रीजनिंग यूपीएससी लेवल का, लेकिन स्पीड ज्यादा, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर आपको यूपीएससी से जो है मैच करने को देखने को नहीं मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे विद यूपीएससी प्रिपरेशन। लगभग 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको जीएस पोर्शन जो आप पूरा प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी में वहां से देखने को मिलेंगे। सोशल सिक्योरिटी से लगभग 4 क्वेश्चन आपको यूपीएससी से ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। आईआर लेबर लॉ से भी 4 क्वेश्चन। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 80 और लगभग 88 या 90 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन से टारगेट कर पाएंगे इन दी एग्जाम। दोस्तों ऐसा पॉसिबल है। और लास्ट टाइम भी अगर आप पेपर देखें 2023 का, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इस पेपर को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एरिया है जो आप लोगों के लिए थोड़ा फायदेमंद है। और कैसे अप्रोच करना है? देखिए जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने दिन का 80% टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन को ही दीजिए।
मतलब 80% टाइम आप यूपीएससी के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे ही लगाइए, वो आपका मेजर स्टडी पोर्शन रहेगा। लेकिन उसका जो एडिशनल 20% टाइम है या फिर दिन के 2 घंटे आप स्पेशल कंपोनेंट्स को कवर करने में लगा सकते हो। तो अगर आप इस बार का प्रीलिम्स अप्रोच कर रहे हो तो आपको 31 मार्च तक एक कंपोनेंट इनमें से मेजर आईआर एंड लेबर लॉ या फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद तैयारी दोबारा उठा सकते हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक कंपोनेंट अभी आप जो है मेजर या तो अकाउंट्स या लेबर लॉ या पक्का प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके बाद में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। तो यहां पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेजर टाइम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को दीजिए और 1 घंटा 2 घंटा डेली निकालने की कोशिश करिए एडिशनल, ताकि आप स्पेशल कंपोनेंट्स जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में देखने को नहीं मिलते हैं आप उनको टारगेट कर पाए। दोस्तों आईआर, हम आईआर की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा उन कंपोनेंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आईआर एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन देखने को मिलेगा, जिनके बहुत सारे टॉपिक पॉलिटी और हिस्ट्री से ओवरलैप करते हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर आता है, यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के बारे में आप पढ़ते हैं जो कि हिस्ट्री का पार्ट भी है मॉडर्न का। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के इंडस्ट्रियल एडिशन के प्रिपेयर करने हैं और ये थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 15 दिन भी पढ़ेंगे आईआर को 2 घंटे डेली तो आप आराम से इनको कवर कर पाएंगे। और इसके लिए एक बुक आती है प्याली घोष की और शिफाली नंदन की, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और जो लेबर लॉ है दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा पेन पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगभग 12 एक्ट प्रिपेयर करने हैं। ये एक्ट की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ये एक्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल एक्ट हैं, बेयर एक्ट से आप पढ़ेंगे, प्रोविजंस पे ध्यान दीजिएगा और डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों लगभग 30 दिन आपको लगेंगे, 30 से 32 दिन, 40 दिन भी लगा लो कि कुछ बच्चों को, अगर कोई 1-1.5 घंटा दे रहा है आईआर एंड लेबर लॉ अच्छे से कवर करने में। तो सेकंड पोर्शन है सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर जो स्कीम्स वाला पोर्शन है वो आप ऑलरेडी करंट अफेयर में प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन जो एक्ट है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन में, सोशल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। 5 एक्ट हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, वो अगेन आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत करंट अफेयर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंप्रेहेंसिवली उसको प्रिपेयर कर रहा है। तो 15 दिन बहुत है 5 एक्ट कवर करने के लिए, उससे ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देना है आप लोगों ने। कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक बुक आती है अरिंद पब्लिकेशन की, आप इसको फॉलो करके कंप्यूटर की जो नॉलेज है 10 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हो। एमसीक्यूज को पक्का प्रैक्टिस करिएगा। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की, तो यहाँ पे काफी बच्चे जो है दिक्कत फेस करते हैं, क्योंकि उनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है। तो दोस्तों इस केस में मैंने आपको टॉपिक की लिस्टिंग दी है, आपको यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, रटना नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट थोड़ा टेक्निकल कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो और डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझ लो। और जो पहले 6 चैप्टर हैं इन पे आप जो है बहुत अच्छा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये जो बेस बना देगा आपका, वो आपको आगे अकाउंटेंसी में भी हेल्प करेगा। दोस्तों आपको अकाउंटेंसी में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ताकि आप जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो उनको हैंडल कर पाओ। तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत करिए अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और एनसीईआरटी के साथ एक बुक आती है डीके गोयल की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैनर में वो आपको काफी अच्छे से अकाउंट समझाती है। और फिर अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहे तो आप टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर अकाउंटेंसी। एंड दोस्तों अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अगर आप यूपीएससी वाले बच्चे, तो हमने एक टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स लॉन्च कर रखा है आप लोगों के लिए, जहां पर जीएस प्लस क्यूआरई के आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट जो आप यूपीएससी की तैयारी में नहीं पढ़ते हैं, उनकी आपको यहां पर कंप्रेहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगी, वीडियोस, नोट्स और क्विज की फॉर्म में। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल कोर्स है, क्योंकि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ ये हेल्प करता है स्पेशल कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन करवाने में। आपको जीएस जो आप यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आप यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवा देगा। लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स आप लोग जहां पे नहीं देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, वो आप अलग से यहाँ पे कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस कोर्स विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दी एपीएफसी एंड यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी जहां पर मैं आप लोगों को आपके बैकअप प्लान से थोड़ा सा रूबरू करा रहा था। मैंने एक आइडिया दिया कि भाई क्यों एक अच्छा प्लान भी है और कैसे आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज इसकी तैयारी करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत हाई हैं 2025 में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपने यूपीएससी एग्जाम में जो है घिरे पड़े हैं, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, फिर आपकी मर्जी। अदरवाइज दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।